नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पटना में ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और नई दवा नीति के विरोध में बिहार समेत देश भर के केमिस्ट संगठनों ने 20 मई को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान थोक और खुदरा दोनों प्रकार की दवा दुकानें बंद रहेंगी। हड़ताल के कारण मरीजों और आम लोगों को दवाइयां खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के लिए डेटा अपलोड की अंतिम तिथि 15 मई तय की गई है। बिहार सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। अब स्कूल फीस, किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों पर दबाव नहीं बना पाएंगे और फीस बकाया होने पर भी छात्रों को परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। सहरसा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान 12 मई से 30 जून तक फिर से चलाया जाएगा। सीओ मौनी बहन ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने और पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले कामाख्या मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद सीमित करने और ईंधन बचाने की अपील को पटना के कारोबारी संगठनों ने समर्थन दिया है। उन्होंने इसे देशहित में जरूरी कदम बताया, लेकिन सरकार से स्पष्ट नीति और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की मांग भी की। बिहार को अगले माह ई बसों का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पीएम ई बस सेवा फेज 2 के अंतर्गत राज्य में 200 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा। पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, गया समेत प्रमुख शहरों में इनका परिचालन होगा। बिहार में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर पर खाद्यान्न पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लागू होगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने इसकी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है, जिससे 22.79 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। बिहार से इस परीक्षा के लिए सर्वाधिक 1.65 लाख आवेदन आए थे। पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द होने के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ और सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाए। साथ ही पुनर्परीक्षा से छात्रों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ पर चिंता व्यक्त की। बिहार में मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए तेज आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों और किसानों को खराब मौसम के दौरान घर में रहने तथा खेतों में न जाने की सलाह दी गई है। मधुबनी के सरकारी हाई स्कूलों में अब छात्रों को 13 ट्रेडों में व्यापक व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी। यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगारपरक और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। भागलपुर के सिटी कॉलेज में इंटर नामांकन के दौरान छात्रों ने मनमाने ढंग से 2500 रुपए फीस वसूले जाने का विरोध किया। प्राचार्य राजेश आनंद ने हस्तक्षेप कर छात्रों को शांत कराया और फीस में राहत के लिए आवेदन देने को कहा। बिहार में शासन की बागडोर संभालते ही सम्राट सरकार के कड़े तेवर अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। प्रदेश के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक में ही सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया था कि काम में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कर्तव्य में लापरवाही दिखाएं, उन्हें दंडित करें। पश्चिम एशिया की जंग के बीच पेट्रोल और डीजल की बढ़ी परेशानी के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले यह कहा था कि पेट्रोल की खपत को कम करें। यह अपील सभी के लिए थी। इसका असर अब बिहार में सरकार के स्तर पर भी दिखेगा। मनरेगा योजना में भागलपुर के सन्हौला सहित अन्य प्रखंडों में मजदूरों की तस्वीरों में अनियमितताएं सामने आई हैं। सुबह और शाम की तस्वीरों में मजदूरों के चेहरे अलग अलग पाए गए, जिससे फर्जी मजदूरों के नाम पर पैसे की उगाही का संदेह है, जिस पर प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। कृषि भवन सभागार से कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना जिले के फुलवारी शरीफ प्रखंड के किसानों की फार्मर आईडी बनाकर अभियान की शुरुआत की। देश भर में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस और रेलवे सुरक्षा एजेंसियां अब हाईटेक फेस रिकवरी सिस्टम का उपयोग कर रही हैं। इससे अपराधियों की पहचान, गतिविधियों और पुराने रिकॉर्ड को एक क्लिक में ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे उनकी गिरफ्तारी आसान होगी। बिहार के बांका में चांदन नदी पर 1970 के दशक में बना पुल जर्जर हालत में है, जिससे सावन में अजगैबीनाथ बाबाधाम जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को खतरा है।
स्थानीय लोग तत्काल मरम्मत की मांग कर रहे हैं क्योंकि भारी वाहनों से पुल हिलता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में सत्र 2026 से 28 के लिए कक्षा 11वीं में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन होगा। डीजीपी विनय कुमार ने महिला पुलिसकर्मियों को जनता पर वर्दी का रौब न दिखाने की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने मोतिहारी की एक भ्रष्ट थानेदार का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस का काम सुरक्षा और न्याय देना है, न कि डर पैदा करना। मधुबनी जिले में 3061 से अधिक शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। बिहार में आमजन के प्रति सरकार व अधिकारियों को और अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सोमवार को सहयोग पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 1100 की शुरुआत की गई। सरकार की यह पहल जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान में मील का पत्थर साबित होगा। नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अपने विभाग के साथ साथ पिता के राजनीतिक जनाधार को भी मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के डिजिटल स्टूडियो में शिक्षकों के लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जुलाई से यूजी और पीजी के छात्र इन लेक्चर्स का लाभ विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर उठा सकेंगे। सचिवालय परिसर में शराब की बोतल मिलने पर उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने शराबबंदी कानून शब्द के गलत इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कानून को प्रभावी बताया। नेपाल सीमा से सटे भारतीय इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनें शीघ्र ही 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसके लिए भारतीय रेलवे ने आवश्यक कवायद तेज कर दी है। रेल लाइन दोहरीकरण का काम शीघ्र शुरू होने वाला है। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों के चलते 2 थाई नागरिकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और उन पर मानव तस्करी का संदेह है। बंगाल और नेपाल बॉर्डर से सटे किशनगंज जिले में पिछले कुछ माह से बढ़ती जा रही सख्ती के बाद अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन का असर शुरू होने लगा है। असम से बंगाल होते हुए बिहार तक एंट्री माफिया के चल रहे सिंडिकेट को जोरदार झटका लगने लगा है। तेजस्वी यादव ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर केंद्र सरकार, एनटीए और आईडो पर हमला बोला है। आरोप लगाया कि 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। पटना में 14 मई को शाम 7 बजे हवाई हमले से निपटने की तैयारी के लिए सिविल डिफेंस, ब्लैकआउट और मॉकड्रिल होगा। प्रशासन ने लोगों से लाइटें बंद रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। यह सिर्फ एक अभ्यास है। नालंदा के सकरावा गांव में नींबू तोड़ने के मामूली विवाद में 12 वर्षीय बच्चे झगड़ू की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। ग्रामीणों ने हंगामा किया और पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जमुई पुलिस ने एक व्यक्ति की घर में खड़ी अपाचे बाइक का चालान गलत तरीके से काट दिया, जिसमें सबूत के तौर पर स्प्लेंडर बाइक की तस्वीर इस्तेमाल की गई थी। इस तकनीकी चूक और पुलिस की लापरवाही ने डिजिटल ई चालान प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे पीड़ित को आर्थिक और मानसिक परेशानी हो रही है। आरा में एमएलसी उपचुनाव मतदान के दौरान राजद प्रत्याशी सोनू कुमार ने एक मजिस्ट्रेट पर एनडीए प्रत्याशी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। पहचान पत्र न पहनने पर एक राजद समर्थक ने मजिस्ट्रेट का कॉलर पकड़ा, जिससे हंगामा हुआ। रोहतास के इंद्रपुरी बराज के पास 25.98 करोड़ की लागत से बन रहे भोजपुरी हाट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसका लक्ष्य जनवरी 2027 तक पूरा करना है। पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बिहार कनेक्शन सामने आया है। बिहार एसटीएफ और बंगाल पुलिस ने बक्सर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चोरी की कार मुहैया कराई थी। राजगीर में आयोजित होने वाले त्रैवार्षिक पुरुषोत्तम मास मेला को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलने वाले इस धार्मिक मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान और रूट चार्ट जारी किया है। मोकामा जंक्शन पर एक गेटमैन के ड्यूटी के दौरान सो जाने के कारण रेलवे क्रॉसिंग 10 मिनट तक बंद रहा, जिससे रेल और सड़क यातायात बाधित हुआ। इस लापरवाही से जनशताब्दी सहित 3 ट्रेनें प्रभावित हुईं, जिसके बाद गेटमैन को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में जाति,
आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के नियम अब सख्त हो गए हैं। आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। गया के टिकारी में एक छात्रा की दादी ने स्कूल शिक्षक पर अश्लील चैट, यौन शोषण का दबाव बनाने और जाने से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में 9 से 15 जून तक प्रीनन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में बदलाव करने और आधिकारिक सूचनाओं के लिए वेबसाइट जांचने की सलाह दी है। जहानाबाद पुलिस ने बंद घरों में चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आम लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोगों से अपील की गई है कि घर बंद कर बाहर जाने से पहले थाने को सूचित करें और सुरक्षा उपाय अपनाएं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों में दहेज प्रथा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने नौकरी के बाद दूसरी शादी पर सख्त संदेश दिया। बिहार में नए मंत्रियों और अधिकारियों ने पदभार संभाला है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य, ऊर्जा, भवन निर्माण और समाज कल्याण जैसे विभागों में 7 निश्चय 3 के तहत प्राथमिकता वाले कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रसोई गैस संकट के बीच पीएनजी की खपत लगभग 1.5 गुना तक बढ़ी है। स्थिति यह है कि जनवरी 2026 के आरंभ में राजधानी में करीब 9,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर एससीएम पीएनजी की खपत हर दिन होती है। यह आंकड़ा वर्तमान में 11,500 एससीएम को पार कर गया है। जन सुराज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल पांडव कुमार हत्याकांड की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेगा। साथ ही जनहित के अन्य मुद्दे भी उठाएगा। पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित पाटीपुल घाट पर रविवार सुबह एक स्कॉर्पियो गंगा नदी में लुढ़क गई। गाड़ी मालिक उसे साफ कर रहा था, तभी फिसलन के कारण वाहन नदी में समा गया। हालांकि मालिक सुरक्षित रहा और बाद में गाड़ी को निकाल लिया गया। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकानों के सूचीकरण सह आवास गणना का कार्य अब रफ्तार पकड़ चुका है। जिले के कई प्रखंडों में करीब 80% तक सर्वे पूरा हो चुका है। इन प्रखंडों के चार्ज पदाधिकारियों के अनुसार अधिकतम 22 मई तक आवास सूचीकरण सह गणना का कार्य उनके क्षेत्र में खत्म हो जाएगा। जमुई रेलवे स्टेशन पर 15 मई से वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू होगा, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधा मिलेगी। सांसद अरुण भारती की पहल पर रेल मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है, जिससे जिले में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 244 नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है। यह पहल गांवों को मुख्यधारा से जोड़कर आवागमन को सुगम बनाएगी। मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को सूचना प्रावैधिकी विभाग में अपना पदभार ग्रहण किया। विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। नीतीश मिश्रा ने पत्रकारों से कहा कि बिहार को आईटी एवं तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में सरकार प्राथमिकता दे रही है। बिहार की नई फिल्म नीति से प्रदेश में फिल्म शूटिंग आसान हो गई है। अब निर्माता ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लोकेशन, कलाकार और तकनीशियन ढूंढ सकते हैं। साथ ही सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के लिए इलाज कराने से अधिक मुश्किल है रजिस्ट्रेशन कराना। प्लास्टिक की छत और घेराबंदी के बीच चल रहे 7 रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर सोमवार को 3,000 से अधिक मरीजों की भीड़ उमड़ी। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय विधायक दामोदर रावत को परिवहन मंत्री का पद मिलने से जमुई के सिमुलतला, चकाई और टेलवा बाजार में खुशी है। एसटीईटी 2025 के सफल अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट कार्ड वितरण की तिथि घोषित कर दी गई है। मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 14 मई से 6 जून 2026 तक प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे, जिससे शिक्षक नियुक्ति की राह आसान होगी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के पूर्व विधायक बागी कुमार वर्मा का 77 वर्ष की आयु में दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उनके निधन से जहानाबाद और अरवल जिले में राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। जदयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज की एडीजे एक कोर्ट से हथियार प्रदर्शन और अश्लील नृत्य मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिली। मामला अब एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसकी अगली सुनवाई बुधवार को होगी। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद जेठौर पुल पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिससे इसके खंभे झुकने लगे हैं। अवैध बालू खनन भी पुल के लिए खतरा बन गया है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं और जल्द मरम्मत की मांग कर रहे हैं।
कैंसर से मां को खोने के बावजूद जमुई की करीना मरमू ने नर्स बनने का अपना सपना पूरा किया। वह अब नर्स बिटिया के नाम से जानी जाती हैं और अपने क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी में अब मैथिली भाषा को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे मिथिला क्षेत्र के लाखों अभ्यर्थियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सांसद डॉ गोपालजी ठाकुर ने इसे मिथिलावासियों के लिए गर्व का विषय बताया और केंद्र सरकार के इस कदम की सराहना की। पटना जिले के बिहटा में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विभिन्न हिस्सों में निर्माण कार्य जारी है। हालांकि टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण की धीमी रफ्तार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। परियोजना के तहत एप्रन, टैक्सीवे और बाउंड्री निर्माण का कार्य अलग अलग चरणों में चल रहा है। भोजपुर बक्सर विधान परिषद उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान कराया जाएगा। इस चुनाव में कुल 6086 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में कल्याणेश्वर महादेव और विश्वामित्र स्थान को अब पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार ने इसके लिए लगभग 27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसकी टेंडर प्रक्रिया 6 जून को होगी। रेलवे ने अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है, जिससे सीमांचल क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। यह ट्रेन व्यापार, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देगी, साथ ही प्रमुख शहरों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रहित से की गई 7 अपील को उपदेश कहना राहुल गांधी की राजनीतिक ओछी मानसिकता एवं अज्ञानता की पराकाष्ठा है। कटिहार में 14 मई को शाम 7 बजे से 7:15 बजे तक 15 मिनट की मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें शहर की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी और वाहनों का परिचालन भी थम जाएगा। दीपावली और छठ महापर्व के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई टिकटों की दरों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे यात्रियों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों से लौटने के लिए 1.5 से 2 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। गोपालगंज के भोरे में NH 727B के निर्माण को लेकर किसानों के मुआवजे विवाद के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। पूर्व मंत्री बागी कुमार वर्मा के निधन पर राजद कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पार्टी ने उनके सम्मान में झंडा आधा झुकाया और उनके निधन को समाजवादी आंदोलन के लिए बड़ी क्षति बताया। सुल्तानगंज नगर परिषद शूटआउट की गुत्थी सुलझ रही है, जिसमें एक बाइक सवार बदमाश की तलाश जारी है, जो घटना पर नजर रख रहा था। पुलिस तकनीकी निगरानी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर अपराधियों को पकड़ने में जुटी है, जिससे इलाके में भय का माहौल है। बंगाल की खाड़ी से नमी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में अगले 4-5 दिनों तक आंधी पानी का दौर जारी रहेगा, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव होगा। भागलपुर विधायक रोहित पांडे ने विद्युत विभाग और बुडको के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बिजली आपूर्ति, जल जमाव, जलापूर्ति और आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा कर गुणवत्ता व समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से भागलपुर और नवगछिया के बीच सड़क संपर्क बाधित हो गया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने गंगा नदी में फेरी और कार्गो सेवा शुरू करने की तैयारी की है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। भागलपुर में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। बुधवार रात से बारिश की संभावना है। प्री मानसून गतिविधियों और विभिन्न मौसमी तंत्रों के कारण बिहार में मौसम अस्थिर बना हुआ है। 15 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावित करेगा। जदयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज की एडीजे एक कोर्ट से हथियार प्रदर्शन और अश्लील नृत्य मामले में अग्रिम जमानत नहीं मिली। मामला अब MP MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसकी अगली सुनवाई बुधवार को होगी।